हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल स्टोर मैनेजमेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में। जब भी हम लोग स्टोर की बात करेंगे तो स्टोर में बेसिकली क्या रहता है आपका, जो भी चाहे वो हॉस्पिटल स्टोर हो चाहे जो मर्जी किसी भी तरह का स्टोर हो, स्टोर में आपका क्या रहता है, जो भी आइटम्स आप रिसीव कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज को आप रिसीव करते हो और फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो किया जाता है, हाउ इन्वेंट्रीज आर रिसीव्ड, एंटर्ड एंड इशूड, हाउ डिमांड इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम लोग इन्वेंट्रीज की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या रहता है, जनरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। और वो जनरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट आपकी कहाँ से होगी, कंजप्शन एंड से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग स्टोर की बात करें, तो अगर हम लोग एक हॉस्पिटल सेटअप की बात करें तो हॉस्पिटल सेटअप में स्टोर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और हॉस्पिटल का स्टोर डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेडिसिन्स एंड अदर मेडिकल आइटम्स टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल्स आपके क्या क्या हो गए, ओपीडी हो गया, ओपीडी में भी आपका डिस्पेंसिंग सेक्शन हो गया। ठीक है, इमरजेंसी माइनर ओटी इमरजेंसी सेक्शंस हो गए, डेंटल सेक्शंस हो गए, ठीक है, लैब सेक्शंस हो गए। तो लाइकवाइज इंडोर सेक्शन, इंडोर में आपके डिफरेंट इंडोर्स हो गए। ठीक है, सर्जिकल वार्ड्स हो गए, ठीक है, ऑर्थो वार्ड्स हो गए, मेडिसिन वार्ड्स हो गए। लाइकवाइज हर एक जो ब्रांचेस रहेगी हॉस्पिटल की, ठीक है, उनको जो भी मेडिसिन होगी, जो भी मेडिकल आइटम्स होगी, वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो होगी थ्रू स्टोर्स। ठीक है, तो स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या करेगा, उन डिफरेंट सेक्शंस की रिक्वायरमेंट लेगा, उसको प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करने के बाद फाइनल उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टोर विल रिसीव द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कंजप्शन एंड्स। ठीक है, तो ये तो एक हॉस्पिटल सेटअप की बात होगी, हॉस्पिटल सेटअप में स्टोर हो गया। ठीक है, लाइकवाइज हॉस्पिटल्स की भी फर्दर आगे ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेटअप्स में अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट सेटअप्स में आपका क्या रहता है, जो स्टेट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट लेवल का एक बड़ा स्टोर होगा। ठीक है, स्टेट लेवल में आपके आगे डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट्स के स्टोर्स रहेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर क्या रहेंगे, ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स के स्टोर रहेंगे, ब्लॉक्स के अंडर क्या रहेंगे आपके कंसर्न्ड हॉस्पिटल्स, लाइक सिविल हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी टाइप हॉस्पिटल्स, पीएचसीज। ठीक है, और फर्दर पीएचसीज के अंडर क्या रहेंगे आपके हेल्थ सब सेंटर्स। ठीक है, तो स्टोर आपका कहाँ से मैनेज होगा, तो अब हेल्थ सब सेंटर आपके क्या होंगे, कंजप्शन एंड, पीएचसी सीएचसी सीएच आपके क्या होंगे, कंजप्शन एंड्स। ठीक है, और फर्दर बिगर एस्पेक्ट्स में आरएच रीजनल हॉस्पिटल्स आपके और बड़े हॉस्पिटल्स हो गए। सो दीज आर द कंजप्शन एंड्स। तो ये आपको रिक्वायरमेंट्स देंगे ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स रिक्वायरमेंट देगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट देगा स्टेट को। ठीक है, तो ये जो चैनल है ये आपका रहेगा रिक्वायरमेंट का। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आ गई, रिसिप्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट एट द स्टोर। ठीक है, आप क्या करेंगे, यू विल रिसीव द रिक्वायरमेंट, रिसिप्ट हो गया रिक्वायरमेंट एट द स्टोर। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा, कंपाइलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, कंपाइलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट विल रिसीव द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स के अंडर क्या है आपके पीएचसीज सीएचसीज। ठीक है, तो ये सारे अपनी रिक्वायरमेंट देंगे, इनकी रिक्वायरमेंट कौन कंपाइल करेगा, ब्लॉक, ब्लॉक अपनी कंपाइल करके देगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट में कंपाइल होगी सभी ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़
5 ब्लॉक्स, ठीक है, तो 5 ब्लॉक्स की, ठीक है। तो इसके बाद आपका कंपाइलेशन के बाद आपका स्टेप 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या हो गया, जो मेडिसिन्स है, मेडिकल आइटम्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट आ गई, रिक्वायरमेंट के बाद क्या होगा, आपका परचेज ऑर्डर जनरेट होगा। परचेज ऑर्डर जनरेट कहाँ से होगा, ठीक है। आप कहीं से भी, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गवर्नमेंट आस्पेक्ट्स की बात करें या आप लोकल प्राइवेट आस्पेक्ट्स की भी बात करें, तो प्राइवेट आस्पेक्ट्स में आपका क्या रहेगा, प्राइवेट में आपका डायरेक्ट चलता है कि दे विल कॉल कोटेशंस, ठीक है, और जो लोएस्ट बिड होती है उसको वो क्या करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोएस्ट बिड को आप क्या करते हैं, परचेज के लिए ऑफर करते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में क्या रहता है, रेट कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो जो परचेज ऑर्डर है दैट विल बी प्लेस्ड टू द डेजिग्नेटेड सोर्सेज, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड सोर्सेज क्या रहते हैं, स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परचेज करना है तो सबसे पहले, फॉर एग्जांपल अगर पैरासीटामोल परचेज करना है, ठीक है, पैरासीटामोल 1 लाख टैबलेट्स, ठीक है, तो 1 लाख टैबलेट्स सबसे पहले उसको कहाँ पर देखना होगा, स्टेट रेट कॉन्ट्रैक्ट पे है कि नहीं है। स्टेट रेट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर है तो यहाँ से परचेज करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ द मेडिसिन और पैरासीटामोल इज़ नॉट अवेलेबल इन स्टेट रेट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट रेट कॉन्ट्रैक्ट में उसका रेट नहीं दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आपके कौन कौन से आगे, जैसे बंगाल केमिकल्स, ठीक है, उड़ीसा केमिकल्स, ठीक है, उड़ीसा केमिकल्स, ठीक है, इप्का, दीज आर द पब्लिक सेक्टर PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल PSUs में भी पैरासीटामोल 500 mg अवेलेबल नहीं है, देन वी विल गो फॉर द ESI रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट में भी अवेलेबल नहीं है, सेकंड में भी अवेलेबल नहीं है, यू विल गो फॉर ESI रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ESI रेट कॉन्ट्रैक्ट में भी फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल 500 अवेलेबल नहीं है, देन यू विल गो फॉर BPPI रेट कॉन्ट्रैक्ट। BPPI आपका स्टैंड करता है, BPI ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ, ठीक है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इफ़ फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरासीटामोल अवेलेबल नहीं है, विल गो फॉर BPPI रेट कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ BPPI रेट कॉन्ट्रैक्ट पे भी अवेलेबल नहीं है, देन गो फॉर मेडिकल कॉलेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेडिकल कॉलेज रेट कॉन्ट्रैक्ट पर जाएंगे, और अगर मेडिकल रेट कॉलेज रेट कॉन्ट्रैक्ट पे भी अवेलेबल नहीं है, देन वी विल गो फॉर लोकल एंड बाय कॉलिंग कोटेशंस, ठीक है। तो कोटेशंस कॉल करेंगे और लोएस्ट बिड से मेडिसिन प्रोक्योर करेंगे और उसको परचेज ऑर्डर अवॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर के भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, लाइक आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर विद इन 45 days द ड्रग्स शुड बी मेड अवेलेबल टू द स्टोर, ठीक है। तो स्टोर में अवेलेबल हो जानी चाहिए वो मेडिसिन, ठीक है। इफ़ नॉट देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी, ठीक है, तो पेनल्टी का प्रोविज़न रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, फॉर एग्जांपल अब मैन्युफैक्चर भी होगी, मेडिसिन आ गई, ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड मेडिकल आइटम, यहाँ पर स्टोर का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब स्टेप 4 में आपका परचेस ऑर्डर जनरेट हुआ, उस परचेस ऑर्डर की कॉपी स्टोर पे होगी, ठीक है। तो अब गुड्स आ गया स्टोर में, ठीक है, तो आइटम्स विल बी मैच विद द परचेज ऑर्डर प्लेस्ड,
ठीक है। तो परचेज ऑर्डर में क्या लिखा था, फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर में लिखा था PCM 500 mg, ठीक है, और सप्लायर ने दे दिया PCM 650 mg, ठीक है। तो इमिडिएटली दैट ऑर्डर विल नॉट बी रिसीव्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज पर परचेज ऑर्डर हमने क्या खरीदना था, पैरासीटामोल 500 mg, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेक करेंगे, आपको क्या क्या देखना है। इनिशियली चेक फॉर द क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 1 लाख टेबलेट का ऑर्डर हुआ था, 1 लाख टेबलेट को चेक करेंगे। और उसके बाद कितने रेट पर, फॉर एग्जांपल 0.75 रुपीज़ पर टेबलेट, ठीक है, इतने पे रेट डिसाइड हुआ था। तो रेट आप चेक करेंगे पर टेबलेट का कितना जा रहा है, बिल नंबर, डेट एंड लेड टाइम। लेड टाइम मीन्स लेड टाइम आपका क्या हो गया, जब आपने परचेज ऑर्डर अवॉर्ड किया कंपनी को और कंपनी ने मटेरियल स्टोर में प्रोवाइड कराया, ये टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा आपका क्या रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लेड टाइम, ठीक है। कब आपने परचेज ऑर्डर अवॉर्ड किया कंपनी को मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, और कंपनी ने कितने टाइम पे वो मेडिसिन स्टोर में पहुंचाई, उसको हम क्या बोलेंगे, लेड टाइम, ठीक है। तो लेड टाइम शुड नॉट बी मोर देन 45 डेज, ठीक है। 45 डेज के बाद अगर देते हैं देयर विल बी ए प्रोविजन ऑफ पेनल्टी। सेकेंड, अब आपका क्या होगा, एक गुड्स रिसिप्ट रजिस्टर होगा, गुड्स GR रजिस्टर, गुड्स रिसिप्ट रजिस्टर्ड, GRR, ठीक है। तो गुड्स रिसिप्ट रजिस्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास आइटम आएगी उसका एक छोटा सा वाउचर रहता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये मेंशन होता है कौन सा ट्रांसपोर्टर है, उसका गुड्स रिसिप्ट नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, और कितने कार्टन बॉक्स वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2-3 चीज़ें गुड्स रिसिप्ट रजिस्टर में एंटर होनी चाहिए, ठीक है। तो GR आपको क्या करना है, GRR रजिस्टर में गुड्स रिसिप्ट नंबर एंटर करना है, डेट एंटर करनी है, नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कौन सा ट्रांसपोर्टर आपको सप्लाई कर रहा है वो पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, कौन सी फर्म से सप्लाई आई, उस फर्म का बिल नंबर क्या है, डेट क्या है, एंड टोटल कार्टन बॉक्स रिसीव्ड, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, जो कंपनीज आपको सप्लाई करती हैं मटेरियल, ठीक है, तो वो आपका क्या रहता है, डोर डिलीवरी, ठीक है, डोर डिलीवरी, DD, डोर डिलीवरी मीन्स द आइटम हैज़ टू बी रीच इनसाइड द स्टोर, ठीक है। तो उसकी भी पेमेंट कौन करता है, कंपनी ही करता है। इन केस इफ़ कंपनी इज मतलब या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि कंपनी आपको सिर्फ रोड साइड डिलीवरी ही देगी, ठीक है, तो रोड साइड डिलीवरी से रोड साइड से लेकर के स्टोर इनसाइड का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो कौन बियर करेगा, स्टोर बियर करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा, थर्ड आपका रहेगा जो भी आपने आइटम्स रिसीव की हैं उसको आप स्टॉक रजिस्टर में एंटर करेंगे, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर में एंटर करने के बाद अब आप क्या करेंगे, गुड्स को, जो भी मेडिकल आइटम आई है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप रखेंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए भी यू हैव टू गो फॉर सम एनालिसिस, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ABC एनालिसिस, ठीक है, VED एनालिसिस, HML एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली जो ABC एनालिसिस है वो आपका किसके ऊपर बेस्ड रहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली A क्लास आइटम, B क्लास आइटम, C क्लास आइटम। तो रफली आप इसको मान सकते हो, A क्लास आइटम बहुत महंगी, B क्लास आइटम मीडियम, और C क्लास बहुत चीपेस्ट आइटम, ठीक है। और VED एनालिसिस होगी आपकी, दैट इज़ कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज पर द नीड, ठीक है।
और एज पर द नीड मीन्स वी स्टैंड फॉर वाइटल, ठीक है, ई स्टैंड फॉर इसेंशियल, डी स्टैंड फॉर डिज़ायरेबल, ठीक है। तो वाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल इम्पॉर्टेंट है लेकिन अवेलेबल नहीं है तो भी हॉस्पिटल चलता रहेगा। डी मीन्स डिज़ायरेबल, ठीक है, नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। एच एम एल स्टैंड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स एज पर द वेट, ठीक है। तो एच फॉर हैवी, मीडियम एंड लाइट, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास आइटम की अगर हम लोग बात करें तो ए क्लास आइटम्स आपका क्या हो गया, ऐसी आइटम्स जिस पर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी वाइज वो जो आइटम्स हैं वो कम है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आजकल जो बहुत ही मार्केट में हॉट जो आपकी सेल चली है, इंजेक्शन रेमडेसिविर, ठीक है। तो इंजेक्शन रेमडेसिविर इज़ कॉस्टली इंजेक्शन, ठीक है। और एंटी टीबी ड्रग बेडाक्विलिन, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव टैबलेट, ठीक है। वन टैबलेट कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो इतना महंगा है। तो और एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी वाइज कम है, सो सच आइटम्स आर कॉल्ड एज ए क्लास। बी क्लास आइटम्स आपकी एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी वाइज ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ एज पर द स्टेट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन, मेट्रोनिडाजोल, पीसीएम, ऑल दीज आर यू कैन से चीपेस्ट, मतलब बी क्लास आइटम्स, ठीक है। सी क्लास आइटम एक्सपेंडिचर इज़ वेरी लो बट क्वांटिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आपके जो सी क्लास आइटम्स आ गई, जैसे गॉज आ गई, ठीक है, आपकी बैंडेजेस आ गई, ठीक है। सो सच आइटम्स आर सी क्लास आइटम्स, एक्सपेंडिचर इज़ लिटिल लो बट बल्क वाइज दीज आर, और क्वांटिटी वाइज दीज आर मोर, ठीक है। तो ये आपका रहता है फर्स्ट। सेकंड वीईडी एनालिसिस आपका क्या रहता है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। तो वाइटल आपका क्या है, वो आइटम्स है जो कि आपकी स्टोर में प्रेजेंट होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। आइटम्स मस्ट बी अवेलेबल एट द स्टोर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंजेक्शन एड्रेनलिन, इंजेक्शन एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी स्नेक वेनम, इंजेक्शन टीटी, ठीक है। सो ऑल दीज मस्ट बी अवेलेबल, ठीक है। तो कुछ ऐसे आइटम्स रहते हैं विच आर वाइटल, मतलब जिनका एब्सेंस हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ स्टोर। सेकंड आ गई आपकी इसेंशियल। इसेंशियल आइटम्स आइडली इट मस्ट बी अवेलेबल, ठीक है, बट अगर नहीं है तो उन आइटम्स की एब्सेंस में भी हॉस्पिटल जो है वो फंक्शन करता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है आपकी ईडीएल, इसेंशियल ड्रग लिस्ट, आप ईडीएल इंडिया आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, या एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट ईडीएल आप देख सकते हैं। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना ईडीएल है। लाइकवाइज एचपी स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना इसेंशियल ड्रग लिस्ट है जिसमें लगभग 600 प्लस डिफरेंट मेडिसिन हैं, ठीक है। तो ईडीएल में आपका फॉर एग्जांपल टेबलेट डिक्लो, डाइसाइक्लो, मेटफॉर्मिन, एम्लोडिपिन, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ मेडिसिन मस्ट बी अवेलेबल, बट इफ दीज आर नॉट अवेलेबल hospital will function properly. Desirable are such items which may or may not be available at store, और इनकी एब्सेंस से स्टोर को या हॉस्पिटल की वर्किंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एनालिसिस आता है आपका एच एम एल। एच एम एल बेसिकली दीज आर अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, ठीक है। तो वेट हैवी आइटम्स, ठीक है, तो हैवी आइटम्स को आप कहाँ रखोगे, शेल्फ के बॉटम में। मीडियम आइटम्स
शेल्फ के सेंटर में, लाइट आइटम्स ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ, ठीक है। तो दीज आर सम यू कैन से बेसिक्स फॉर कीपिंग द गुड्स इन द स्टोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स हो गया। उसके बाद आपको इशू करना है आइटम्स टू द कंजप्शन एंड एज पर देयर इंडेंट, ठीक है। जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया था उसके हिसाब से इंडेंटिंग करना है, ठीक है। एंड फाइनली इशू करने के बाद सबमिट द वेरीफाइड बिल्स फॉर द नेसेसरी पेमेंट टू द अकाउंट सेक्शन, ठीक है। तो इसको आप, ये आपका स्टेप ई भी हो सकता है और स्टेप एफ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड एट द कंजप्शन एंड। कंजप्शन एंड पर अगर मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको पहले इशू कर दो, बिल्स को बाद में वेरीफाई करके अकाउंट्स में दे दो। और इफ़ द मेडिसिन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एट द कंजप्शन एंड, आप बिल्स को पहले वेरीफाई कर दो, बाद में आप मेडिसिन्स को इशू कर दो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि स्टोर से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले लेड टाइम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेड टाइम बेसिकली आपका क्या होता है, इट इज़ द टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एट द स्टोर, ठीक है। तो आपका टाइम जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब आपने गुड्स रिसीव की स्टोर पे, इन दोनों के बीच का टाइम जो है वो क्या हो गया आपका लेड टाइम। एंड द लेड टाइम शुड नॉट बी मोर देन 45 डेज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर किसी कंपनी का लेड टाइम ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। सेकंड आपको पता होना चाहिए बफर स्टॉक। बफर स्टॉक बेसिकली आपका क्या रहता है, बफर स्टॉक आपका रहता है 10% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड एट द स्टोर, ठीक है। जो टोटल जो आपका गुड्स है आपने रिसीव किया है उसका 10% आपके स्टोर में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैक्सिमम कंजप्शन रेट पर डे माइनस एवरेज कंजप्शन रेट पर डे इनटू लेड टाइम, ठीक है। दैट विल टेल यू अबाउट द बफर स्टॉक ऑफ द स्टोर, ठीक है। तो और आपको ये याद रखना है कि जो आपका टोटल आइटम्स, जो टोटल गुड्स आपने रिसीव की है, तो उसका 10% आपका स्टोर में अवेलेबल होना चाहिए। आई होप स्टोर से रिलेटेड आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।